मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति लगन से, दिल से मेहनत कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 3 में हम लोग जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। पहला है मेजनी कौन था? पहला है मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी एक क्रांतिकारी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का आज भी मसीहा कहा जाता है। यानी मेजनी ना एक बड़े शासक थे जो इटली के मसीहा के नाम से जाना जाता है। मेजनी का जन्म 5 जून 1805 ईस्वी जिनेवा इटली में हुआ था। मेजनी का उपनाम यानी मेजनी का उपनाम इटली के धड़कन के नाम से जाना जाता है। मेजनी के उपनाम इटली के धड़कन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मेजनी इटली के लिए बहुत सारे कुछ किए थे, इसीलिए मेजनी को इटली का धड़कन के नाम से जाना जाता है। मेजनी का मृत्यु 10 मार्च 1872 पीसा इटली में हुआ था। उसने बचपन से ही क्रांति से संबंधित किताबें पढ़ा करता था। यानी बचपन से ही मेजनी के लगन था, जुनून था कि हम भी आगे चलकर एक क्रांतिकारी शासक बने। उसका प्रेरणा उसके पिता देते थे और कहा करते थे ऐसा करने से देश के मसीहा कहा जाता है। उनके पिताजी मेजनी को कहते थे कि ऐसा करने से देश के मसीहा कहा जाता है। वैसे मेजनी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से जाना। यह प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि के समर्थक थे। मेजनी ये सभी के समर्थक थे, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी और उदारवादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं रक्त और लौह नीति के प्रतिपादक थे। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी था और उदारवादी भी थे। ये सभी के समर्थक थे। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन किया। बिस्मार्क जो था वह जर्मनी के एकीकरण के लिए एक विशाल सा सेना का गठन किया जिससे जर्मनी का एकीकरण आसानी से हो जाए। गठन किया। प्रूसिया का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह पराजित नहीं कर दिया जाता है तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा और यह काम बिस्मार्क ही कर सकता है। यानी विलियम प्रथम को यह पता था, विलियम प्रथम को यह पता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का योगदान जरूरी है। बिस्मार्क का भूमिका जरूरी है। अगर बिस्मार्क न है तो इटली का यानी जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों हमने दूसरा क्वेश्चन बिस्मार्क कौन था इनके बारे में जाने हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन क्या है? यानी यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ और किस लिए कब हुआ? पहला है प्राचीन यूनान का अपना एक अतीत था और गौरवमय भी था। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता था। जो यूनान था उसे यूरोप के पालनकर्ता के नाम से जाना जाता था क्योंकि यूनान यूरोप के लिए बहुत से कार्य किए, उनके हक के लिए, उनकी सभ्यता के लिए भी बहुत से कार्य किए। इसीलिए
यूनान को यूरोप का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। जो यूनान है ना, वह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन के केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश का अपना शिक्षा पाकर विकास कर रहे थे, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। यानी यूनान में आकर लोग शिक्षा पाकर अपने देश में जाकर वहाँ तरक्की कर रहे थे, लेकिन यूनान खुद अपने तरक्की में नहीं था। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन क्या है। देखिए, यूनान को ना यूरोप के पालनकर्ता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूनान यूरोप के लिए बहुत से कार्य किए थे और यूरोप इसे ना पालनकर्ता, मतलब यूनान को पालनकर्ता कहा जाता है यूरोप के लिए। क्या है कि प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा। इसे यूरोप सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन के लिए एक केंद्र बिंदु था। यहाँ अनेक देश के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करके जाकर अपने देश में लोगों को वहाँ पढ़ाते और समझाते थे और तरक्की करते थे, लेकिन खुद यूनान तरक्की नहीं करते थे। कारण क्या है कि इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर विकास कर रहे थे, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। कहने का मतलब है कि यूनान से लोग शिक्षा ग्रहण करके अपने देश में जाकर वहाँ शिक्षा को प्रसार एक लोग दूसरे लोग को सिखाते थे, लेकिन यहाँ यूनान खुद तरक्की नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइड नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया। यानी जो तुर्की के गुलाम थे यूनान, उससे मतलब आज़ादी पाने के लिए एक संस्था का गठन किया, और वह संस्था का नाम है हिटोरिया फिलाइड। क्या नाम है? हिटोरिया फिलाइड। और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गया, जिस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। सब, एक पक्षी हो, एक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, आज़ादी चाहता है। वैसे यूनान तुर्की के गुलाम था, वो भी चाहता था कि हम भी आज़ाद हो। इसके लिए उसने एक संस्था का गठन किया, और उस संस्था का नाम था हिटोरिया फिलाइड नामक, हिटोरिया फिलाइड। और इस संस्था के गठन से उन्होंने तुर्की को मिटाने का प्रयास किया। और इस संग्राम में यूनान के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर बढ़ गई। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, जो यह क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई और किन दो देशों के बीच हुआ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई, तो 1829 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव में आएगा, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, जिससे तुर्की की हार हो गई। अतः 1832 ईस्वी के कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया और यूनान का राजा ऑटो को बना दिया गया। देखिए, 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया और यूनान के राजा ऑटो को बना दिया गया। तो हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी तरह से, बहुत आसान सी भाषा में यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जाने हैं।
और इसी के साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? देखिए मेरे बच्चों, भूमिका का मतलब है योगदान, यानी क्या उस एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या क्या योगदान किए इटली और जर्मनी के एकीकरण में। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्नलिखित था। पहला है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में नेपोलियन द्वारा जर्मन भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं को ऑस्ट्रिया द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। यानी जो जर्मन क्षेत्र भाषी था, जो वहाँ के लैंग्वेज था लोकल, उसको दबाने का प्रयास किया गया। फलतः राष्ट्रवादी भावनाएं और मजबूत हो गई। दूसरा है कि ऑस्ट्रिया द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण, ऑस्ट्रिया द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से इन क्षेत्रों की जनता नाराज थी। यानी जो क्षेत्र में वह एकीकरण की भावना लेकर आए थे और उसी के एकीकरण के जो जर्मनी और इटली था, वहाँ के जो जनता थे उन्हीं के ऊपर शोषण करने लगा। जनता काफ़ी नाराज थी, जिससे वह एकीकरण के लिए प्रेरित हुई और अंततः इन देशों का एकीकरण संभव हो पाया। तीसरा है कि इटली के एकीकरण से वहाँ की जनता काफ़ी खुश हुई। जब एकीकरण हो गया तो जनता काफ़ी खुश हुई, अपने आपस में लोग एक दूसरे से मिल मिलाव कर रहने लगे और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। इसी तरह इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान था? देखिए बच्चों, नेपोलियन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी एवं निरंकुशवादी शासक था और यह अपने आप के मतलब मसीहा कहे जाते थे और यह इटली और जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाए। भूमिका इस तरह है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान था। उन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह भौगोलिक परिधियों से बाहर करके एक वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया और 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया। यानी उस समय जो जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था तो उसको सिर्फ 33 राज्यों में समेट दिया गया, 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक इसी तरह इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रासा और अन्य देश के साथ युद्ध कब हुआ था? यानी प्रासा और अन्य देश जैसे डेनमार्क प्रासा के साथ युद्ध कब हुआ, ऑस्ट्रिया प्रासा के साथ युद्ध कब हुआ, यानी फ्रांस से प्रासा का युद्ध कब हुआ। यानी 3-4 ऐसे देश हैं जो प्रासा से युद्ध हुआ था। पहला है कि डेनमार्क से ऑस्ट्रिया का युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध के कारण है राज्य क्षेत्र के लेकर। यानी राज्य क्षेत्र प्रासा कहता था कि यह मेरा राज्य है, डेनमार्क कहता था कि यह मेरा राज्य, इसी राज्य क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर युद्ध किया था।
इसमें प्रसा को सोसलविंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला था। यानी ये दोनों एक जगह का नाम है, राज्य क्षेत्र का। सोसलविंग और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला था। क्या मिला था? होल्स्टिंग। दूसरा ऑस्ट्रिया से प्रसा का युद्ध, यानी ऑस्ट्रिया से और प्रसा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ, जिस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। यानी ऑस्ट्रिया से जब प्रसा के बीच युद्ध हुआ 1866 ईस्वी में, तो प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया और इसमें प्रसा विजयी हो गया। तीसरा है फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध 1870 ईस्वी में। यह युद्ध सिडेवा के मैदान में लड़ा गया था, जो स्पेन की राजगद्दी के लेकर इस युद्ध को लड़ा गया। स्पेन के राजगद्दी को लेकर लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया फ्रांस को बुरी तरह हरा गई, यानी हरा दी, और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप में मानचित्र को बदल दिया। यानी जब यह युद्ध में फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया गया, तो बिस्मार्क ने पूरे मानचित्र को, यानी पूरे मैप को, नक्शा को बदल दिया। तो इसी तरह प्रसा और अन्य देश के साथ युद्ध कब और कब हुआ था, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से जाने हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बाधाएं मतलब होता है रुकावट, यानी जब जर्मनी के एकीकरण शुरू हुआ तो उसमें क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या बाधाएं आई, वो सब हम लोग जानेंगे। तो पहला है कि जर्मनी को लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बंट जाना। यह भी एक बाधा थी कि लोग एकजुटता नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बंट गए थे। दूसरा है इन राज्यों में राजनीतिक समायोजन तथा विषमताएं थी। लोग अलग अलग भावनाओं से रहते थे, अलग अलग राजनीतिक था वहाँ, एक साथ लोग मिलजुल कर नहीं रहते थे। तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वह बहुत कमी दिख रहा था वहाँ। इसी कारण से जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा बना हुआ था। यानी जब जर्मनी की एकीकरण होना शुरू हुआ तो उसमें ऑस्ट्रिया भी बाधा बना था। दूसरा, जर्मनी को लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बंट जाना। दूसरा, इन राज्यों में राजनीतिक समायोजन तथा विषमताएं थी, राष्ट्रवाद के प्रति भावना का अभाव था। इसी कारण से जर्मनी के एकीकरण होने में थोड़ा समय लगा। तो हम लोग जाने कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी रुकावटें क्या थी। ठीक, और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। रक्त यानी खून, ब्लड, लौह, इस नीति से आप लोग क्या समझते हैं। तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यानी एक साफ सी भाषा में कहा जाए तो रक्त एवं लौह नीति के प्रतिपादक बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि रक्त एवं लौह नीति के जनक एवं प्रतिपादक कौन थे। तो क्वेश्चन मतलब आंसर होगा बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, यानी सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन करना होगा।
यानी बिस्मार्क का कहना था कि अगर जर्मनी और इटली के एकीकरण चाहते हैं तो एक विशाल सा सेना का गठन करना होगा, तभी जाकर हम लोग इटली और जर्मनी के एकीकरण को संभव कर पाएंगे। इसीलिए बिस्मार्क रक्त और लौह नीति का आविष्कार यानी प्रतिपादित किया। तो हम लोग जाने कि रक्त और लौह नीति से आप क्या समझते हैं कि रक्त और लौह नीति के प्रतिपादक बिस्मार्क थे। यह एक ऑस्ट्रिया के चांसलर था जो 1862 ईस्वी में बना। इनका कहना था कि इटली और जर्मनी की एकीकरण तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग एक विशाल सी सेना का गठन करेंगे। ठीक, सिर्फ भाषण देने से इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन है 9, काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर एक महान शासक था। वे अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य करते थे। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ भी थे और यह राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। यानी काउंट काबूर को यह पता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। यानी ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस से दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी। यानी वह इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या बना दी। तो काउंट काबूर कौन थे? इनके बारे में हम लोग जाने कि यह एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। निरंकुशवाद का यह विरोध करते थे। यह जानता था कि इटली की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है और सबसे पहले अगर एकीकरण संभव हो पाएगा तो ऑस्ट्रिया को पराजित करना होगा। और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती कर ली। किससे दोस्ती कर ली? फ्रांस से। तब जाकर इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाएगा। तो हम लोग जाने कि काउंट काबूर कौन था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। यानी इसे आसान सी भाषा में कहा जाए तो जर्मनी के एकीकरण विलियम प्रथम के बगैर असंभव था। यानी अगर विलियम प्रथम सहयोग न करे तो जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। तो आइए, जाहिर सा तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का गठन था, रक्त एवं लौह की नीति था। यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे मूल मंत्र अच्छा है कि एक विशाल सा सेना के गठन किया जाए और बिस्मार्क के रक्त एवं लौह की नीति के अनुसार चला जाए। विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा। यानी विलियम साहब का कहना था कि अगर जर्मनी के एकीकरण चाहते हैं तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा, यानी पूरी तरह से उनको हराना होगा, तभी जाकर जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हो पाएगा। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। यानी विलियम प्रथम कहते हैं कि अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पराजित करना है तो इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। प्रशा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया।
और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया। यानी जब जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सी सेना का गठन किया गया तो सेना के गठन के लिए यानी पैसा की खर्च को बढ़ाया गया। तो इसके लेकर संसद में विवाद उठ गया कि हम पैसा सेना के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। और इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और उसे वहाँ भरपूर सहयोग किए ताकि जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में एकदम बारीकी से एकदम बेसिक से समझाए हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। और यह आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोग ने बढ़िया से 3 पार्टों में पढ़े हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।